हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 5, जो कि हिंदी से रिलेटेड रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम होना है, उसके लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो आपका हिंदी का जो सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा। तो ये मॉक टेस्ट 5 आज डिस्कस करेंगे, राइट। देन इससे पहले 4 मॉक टेस्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल के ऊपर। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे साथ नया जुड़ा हुआ है और जिनको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी चैनल के ऊपर फ्री मॉक टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने वहाँ पे अभी गो थ्रू नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए। जो 4 मॉक टेस्ट मैं जैसे अपलोड कर चुका हूँ उनको भी देखिए, उनसे आपको हेल्प मिलेगा। और साथ में आपको ये भी आपको पता लगेगा कि जो आपका जैसे 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में आपका हिंदी से रिलेटेड पूछा जाएगा, उसमें से आपकी तैयारी किस लेवल तक है। लाइक क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो अभी आप स्किप कर रहे हैं या आपसे नहीं हो रही हैं, तो उनके बारे में आप जो है अच्छे से स्टडी कर सकते हो, राइट। देन इसके साथ में कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके जैसे कुछ बेसिक की कुछ वीडियोज़ है ना, जैसे मान लो हिंदी का जो सिलेबस है, जो बेसिक की वीडियो है, जितने भी आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी हैं। तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी के नाम से, संपूर्ण हिंदी के नाम से माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और ये जो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट रहेगा। मतलब इसमें जैसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं जो आपसे जैसे सिलेबस आपको दिया गया है, जो टॉपिक दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जो कुछ नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार प्लीज़ आप जो है वो जो प्रीवियस मैंने मॉक टेस्ट जो अपलोड कर रखे हैं उनको भी आप जाके देखिए, राइट। सो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। देन फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें वो है, पदबंध से छोटी इकाई है। तो आपके पास ऑप्शन है शब्द, मात्रा, अक्षर या अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो हमारी वर्णमाला की जो हमारी वीडियो थी, उसमें भी मैंने आपसे बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है कि पदबंध क्या है और पद क्या है, शब्द क्या है, मात्रा क्या है, अक्षर क्या है, राइट। देन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शब्द जो है वो पदबंध से छोटी इकाई है, जिसको हम पद भी बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, मतलब जैसे ऑप्शन है आपके पास, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण। लाइक मैंने बताया था ना आपको, जैसे हम कोई भी जैसे वर्णमाला में, जैसे मान लो मैं व्यंजन लिखता हूँ क वर्ग, जैसे मैं लिखता हूँ क ख ग क न, ऐसे। तो ये क वर्ग काउंट होगा। जैसे अगला होता है च छ ज झ, तो ये च वर्ग काउंट होता है यहाँ पर। और ये जो फर्स्ट वर्ण ये हो गया, इस तरह से जब हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। देन सेकंड वर्ण ये हो गया आपका, तृतीय वर्ण ये हो गया। तो इस तरह से अ, ये फॉर्मेट रहता है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो डिटेल में बताया हुआ है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो अघोष व्यंजन के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, की जो तृतीय वर्ण वर्ण ये आ गया ना, प्रत्येक वर्ग का, या प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा श श श, ये भी इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं, या प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, राइट, या इनमें से कोई नहीं। तृतीय वर्ण प्लस यहाँ पे द्वितीय वर्ण भी होना था, तो और ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे? क्योंकि जो अघोष व्यंजन होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, और जो हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं जैसे स श श, बट इसमें ह इंक्लूड नहीं होता है। ह अघोष व्यंजन में इंक्लूड नहीं होता है, जो ह है। ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो उष्म संघर्षी व्यंजन है उसमें से सिर्फ 3 व्यंजन लिए जाते हैं हमारे। कौन-कौन से? श, 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 ये लिए जाते हैं, ह इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होते हैं, उनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा है कि दीर्घ स्वर जो नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए आ, देन ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, देन अ। अब मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण के समय है ना,
जिनके उच्चारण के समय ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, जिनको उच्चारण के समय में ज़्यादा समय लगता है। अब देखो यहाँ पे बड़ा आ है तो इसको जब हम बोलेंगे आ तो समय लग रहा है, जैसे बड़ी के लिए ई, जैसे ऊ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये दीर्घ स्वर नहीं है। अगर दीर्घ स्वर नहीं है तो क्या है, ह्रस्व लघु, क्या होगा, ये हो गया आपका लघु स्वर। आई होप आप समझे होंगे। सो फ्रेंड्स देखो, आपको पढ़ाने के लिए वैसे मैं यहाँ पे ऑफ जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आपको करेक्ट आंसर बताया और मैं आगे जो स्क्रॉल कर सकता हूँ, बट मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो कुछ अलग है, डिफरेंट है कि आपके एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप 20 क्वेश्चन की सीरीज में जो है या वीडियो में आप जो है कितने, आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द थोक, जो थोक शब्द है ना, थोक का पर्यायवाची है, पर्यायवाची माने सेम अर्थ वाला, राइट। देन ऑप्शन नंबर ए है परचून, देन थाक, देन थोया, देन घोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। थोक का जो पर्यायवाची है वो थाक इसका पर्यायवाची होता है। देखो परचून क्या होता है, परचून होता है जैसे रिटेल में जब हम बेचते हैं ना किसी चीज़ को, लाइक जैसे जो आपके गांव के या जहाँ पे आप रहते हो नियरेस्ट कोई दुकान ऐसी जो छोटी छोटी मात्रा में आपको सामान देती है, लाइक जैसे आप चावल लाते हो तो 1 किलो चावल लेके आते हो, राइट, या आप प्याज लेके आते हो तो आप जो है 2 kg प्याज लेके आते हो, तो वो परचून होता है, मतलब वो रिटेल होता है। और थोक का मतलब होता है जैसे मान लो कोई व्यापारी सामान ला रहा है अपनी दुकान के लिए, जैसे मान लो वो प्याज लाने जा रहा है, तो वो प्याज की एक गाड़ी, पूरी गाड़ी लेके आएगा, तो उसको बोलते हैं हम थोक में, थोक विक्रेता। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें नहीं है बोला हुआ है, मतलब जो पर्यायवाची नहीं है। देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन दी गई है वो है खल, देन बी है खलक, देन सी है दुर्जन, देन डी है अधम। तो वैसे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका, जो खलक है। अब देखो, देखो दुष्ट है ना, तो खल, दुर्जन और अधम, ये सब क्या है, ये पर्यायवाची हैं किसके, इसके, जैसे जो दुष्ट शब्द है, तो ये जो खल है ना, खलक है ना, खलक, खलक इसका क्या है, वो पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा अपना आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस की अगर आप मतलब जैसे तैयारी कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम भरा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मैम हैं किरण मैम, वो जीके को लेके जो है, जीके की उड़ान सीरीज चली हुई है हमारे चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। तो अगर आपने जीके से रिलेटेड अगर आपने जैसे नॉलेज लेना है या उसके रिगार्डिंग पढ़ना है, तो आप प्लीज़ एक बार विजिट कीजिएगा। मैम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैम एक एक ऑप्शन को, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैम एक एक सिंगल सिंगल ऑप्शन को जो है पूरा खोल के बताते हैं कि जैसे इसका अर्थ ये है, उसकी हिस्ट्री में जाते हैं वो। तो अगर आप किसी ने भी अगर जैसे अभी जैसे तैयारी करना स्टार्ट किया है, जीके से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे भी विजिट कीजिए। हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उड़ान सीरीज को लेके जो है, तो वहाँ पे आप विजिट कीजिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आई एम श्योर कि आपको, अगर आप उस सीरीज को देखते हो, तो आपका जीके से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं ना, वो मैक्सिमम डाउट आपके जो है वो क्लियर होंगे, राइट। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार शब्द का विलोम है, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, राइट। देन ए ऑप्शन है आपका आचार, देन बी है कदाचार, देन सी है अपराध, देन अन्याय। तो सदाचार, सदाचार का जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, कदाचार। कदाचार इसका उल्टा अर्थ है किसका, सदाचार का। आई होप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक का विलोम शब्द है, आधुनिक। आई होप आप इस शब्द से अवेयर होंगे। वैसे आप ना मुझे कमेंट में बताएंगे कि आधुनिक क्या है, आधुनिक शब्द का अर्थ क्या है, आप अर्थ मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट। देन आधुनिक शब्द का विलोम शब्द है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। और आंसर को देख के आई होप आप समझ गए होंगे अब कि आधुनिक का मतलब क्या होता है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लेट मी इन कमेंट कि आप क्या समझते हैं आधुनिक शब्द से, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 8 है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखो बोलता है बर्तनी, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए आपको इनमें से शुद्ध शब्द कौन है बर्तनी की दृष्टि से, राइट। ऑप्शन नंबर ए आपका चिन्ह, देन ऑप्शन नंबर बी आपका विवर्त, देन सी है अनुग्रहित, राइट, देन डी है विरह, विरह। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 20 में जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। विरवत जो है वो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब देखो आपको जो हिंदी सिलेबस, जो आपको जैसे हिंदी का जो सिलेबस है ना एचपी पुलिस के लिए जो मेंशन किया गया है, उसमें बहुत ही कम आपको लग सकता है कि बहुत कम आपको टॉपिक दिए गए हैं, बट जैसे मान लो विकारी है, अभिकारी है, तो विकारी में ही सारी चीज़ें आती हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, राइट, और अभिकारी में जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी आती है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ ना, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कहीं ना कहीं ये भी पार्ट है उन सब चीज़ों का जो आपके जैसे सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आपने ये ट्राई करनी है कि जिस भी चीज़ को आपने पढ़ना है, जिस शब्द को आपने पढ़ना है, उसको अच्छे से देखना है आपने। जैसे बर्तनी ऐसे लिखा हुआ है तो आपको आ सकता है कि जैसे एक बर्तनी इस तरह से दे देगा वो, और साथ में एक ब के नीचे लगा देगा वो र को, तो इस तरह से देगा। तो आपने जब भी किसी भी शब्द को पढ़ना है तो बहुत ही ध्यान से देखना है। उसकी जो आपकी जैसे उसका जो लेखन में जिसको हम यूज़ करते हैं ना, लिखने में जो हम यूज़ करते हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है वहाँ पे, ठीक है। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। बोलता है ऐसा कौन सा शब्द है इन सभी ऑप्शन में जो अनेकार्थी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए कर, देन बर्न, देन लज्जा, देन अर्क। अब देखो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लज्जा एक ऐसा शब्द है जिसका अनेकार्थी नहीं है, जो शब्द अनेकार्थी नहीं है, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, पंच शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अब देखो नहीं है पूछा हुआ इसमें, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें जो लास्ट में आपको नहीं दिया है या अनेकार्थी पूछा हुआ, देखो अगर मैं नहीं को यहाँ पे हाइड करता हूँ ना एक सेकंड के लिए, मान लो यहाँ पे हमने हाइड कर दिया इसको, ठीक है, तो देखो इसका अर्थ ही बदल गया कि पंच शब्द का अनेकार्थी है। तो आपने उस तरीके से आपने यहाँ पे ऑप्शन में इसको टिक करना था, बट यहाँ पे दिया गया कि नहीं है। तो ये आपने समझना कि अगर अनेकार्थी नहीं है तो क्या होगा, समानार्थी होगा या किसी और भाव में पूछा गया होगा। तो ऑप्शन है आपके पास 5, देन ग्राम पंच, देन सी निर्णय करने वाला, देन डी है पंचानन, पंचानन, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें करेक्ट आंसर होगा पंचानन। क्या होगा, पंच का जो शब्द का अनेकार्थी जो नहीं होगा वो पंचानन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। देखो पंच का मतलब 5 ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ग्राम पंच दिया हुआ है, निर्णय करने वाला, मतलब यहाँ पे किस चीज़ की सेंस आ रही है कि जो कहीं प्रधान हो, जो कहीं प्रधान हो। प्रधान इन द सेंस ऐसा नहीं कि पंचायत में जो प्रधान हो उसको भी ले सकते हैं आप, बट जो निर्णय करने वाला हो, ठीक है। तो इस तरह से इसकी सेंस निकाली जाती है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है अविकारी अव्यय शब्द होता है। बोलता अव्यय शब्द होता है क्या, भारत, शाम, आह या दक्षिण। तो जो यहाँ पे होता नहीं हो, यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इस तरह से होना था कि अव्यकारी अव्यय शब्द है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आह। अब देखो कैसे, भारत क्या है, एक संज्ञा है, श्याम क्या है, एक संज्ञा है, दक्षिण क्या है, ये भी संज्ञा में आता है, आप समझ रहे हो। तो आह क्या है, आह एक, अब देखो ये संज्ञा है, संज्ञा है, तो ये किस में गए, ये विकारी शब्द में चले गए, किस में गए, विकारी। और ये आह, आह एक अविकारी है, मतलब ये अव्यय है। कैसे अव्यय है, अब देखो कुछ नए स्टूडेंट हमारे पास साथ जुड़े होंगे जिन्होंने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। एक बार प्लीज़ आप गो थ्रू भी कीजिएगा, जो बेसिक वीडियो है वहाँ से भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आह ना, आह एक शब्द है, ये अभिकारी इस तरह से है कि आह को आप इसका ना तो स्त्रीलिंग बना सकते हो, ना आप पुल्लिंग बना सकते हो इसका, और ना आप इसका एक वचन बना सकते हो, और ना ही इसका आप बहुवचन बना सकते हो। तो ऐसे कोई भी शब्द, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं बना सकते हो ना आप इनको। तो तब आह क्या है, एक अभिकारी है। मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ आपको, इसलिए कि आपको हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में आपका रिवीजन होता जाए, आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएं। एक बार अगर आपके दिमाग में छप गई ना चीज़ें, तो फिर बाद में आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाए आप उसको छोड़ेंगे नहीं, राइट। देन आह तब अभिकारी कैसे हुआ, क्योंकि इसमें जैसे काल,
कारक, सॉरी कारक होगा यहाँ पे, लिंग, वचन, मतलब इन चारों का जब प्रभाव नहीं होता है, जब प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी शब्द के ऊपर। अब देखो इसका कोई लिंग परिवर्तन तो नहीं हुआ, वचन भी बहुवचन या एकवचन नहीं हुआ, कारक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आह क्या हो गया, आह एक अविकारी शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया, आह एक अविकारी शब्द हो गया। आई होप आप समझे होंगे कि अविकारी और विकारी शब्द में क्या अंतर है, और वैसे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो में बताया भी है। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो एक बार आप ऐसा कीजिएगा, वीडियो को जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की वहाँ पे जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिए, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया वो, वहाँ से आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, राइट। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कौन सा शब्द अव्यय है। फिर से बता रहा है कि अव्यय, अव्यय का मतलब क्या हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये अभिकारी शब्द को ही हम अव्यय शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे अभिकारी शब्द ढूंढना है आपको। देखो ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, देन बी ए मोटा, देन सी ए गरीब, देन डी ए और। अब देखो प्राचीन क्या है, प्राचीन की अगर मैं बात करूँ तो ये संज्ञा में आएगा, राइट। देन मोटा क्या है, ये विशेषण है, मतलब किस चीज़ का विशेषण है ना, कि बता रहा है कि कोई मोटा है, या गरीब भी विशेषण में आएगा, राइट। तो ये और जो है ना, और क्या है, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और का ना तो आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कर सकते हो, और ना आप एक वचन और बहुवचन कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, बनाओ आप बहुवचन नहीं आएगा। तो जिन भी शब्दों के ऊपर, जैसे कि ऊपर मैंने बताया, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो क्या होते हैं, वो अभिकारी शब्द होते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, धूप में बाल सफेद होना। ये एक मुहावरा है, क्या है, मुहावरा। तो ऑप्शन नंबर ए किसी चीज को व्यर्थ लेके बैठे रहना, देन बी ए अनुभव ना होना, देन सी ए अनुभव का होना, देन डी ए बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक्चुअल में पता क्या है, धूप में बाल सफेद होना ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसको बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए गलत कर देते हैं। वो मतलब इसको, उसका अर्थ जो है ना, इसको ये ले लेते हैं ऑप्शन नंबर सी कि अनुभव होना, कि धूप में किसी के बाल सफेद हो गए तो उसको अनुभव हो गया। नहीं, धूप में बाल सफेद होने का अर्थ वो नहीं है कि अनुभव लेना। बाल सफेद होने का अर्थ है उम्र के साथ बाल का सफेद हो जाना, उम्र के साथ बाल का सफेद हो जाना। उसमें क्या है, उसमें उसमें अनुभव आता है। बट धूप में अगर बाल सफेद होते हैं तो वो अनुभव का ना होना ही इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, खाला का घर। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपके पास, अपना घर, मतलब सहज काम भी इसको हम बोल सकते हैं, और बी दोस्त का घर, देन सी असहज काम, देन डी कोई नहीं। तो खाला का घर, खाला का घर जैसे हम बोलते हैं ना, खाला खाला, ये शायद जैसे मैं अगर बात करूँ तो मुस्लिम उसमें ज़्यादा यूज़ होता है हमारे। तो उसमें जो है खाला का घर, मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो करेक्ट आंसर होगा। अपना घर, सहज काम, या कोई ऐसा काम जो सहज हो, जैसे वो खाला का, जैसे अपनी, जैसे हमारे माता जी का, हमारे पेरेंट्स का अगर कोई घर होगा तो वो अपना घर ही होता है ना। मतलब सहज काम क्यों दिया गया इसके साथ में, सहज काम भी आ सकता है आपको अपना घर की जगह, ठीक है। तो सहज काम का मतलब जो चीज़ें अपनी होती है ना, वहाँ पे हमें आसानी होती है हर एक चीज़ में, तब इसको जो है वो सहज काम बोला गया है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें गुण के अनुरूप काम करना, देन बी ए बेसमझी का काम करना, देन सी ए और बी दोनों, देन डी ए कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बेसमझी का काम करना। अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ने का मतलब है बेसमझी से काम करना। होप आप समझे होंगे। मुहावरे के बारे में तो मैंने फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से आपको समझाया हुआ है, बहुत सारी वीडियो भी मैंने दी हुई है मुहावरे के ऊपर, 2 से 3 वीडियो शायद मैंने पार्ट दिए हुए हैं। तो अगर आपने जाकर नहीं किए हों तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का। जो भी कुछ कोई नए स्टूडेंट है हमारे साथ, पुराने स्टूडेंट को तो पता है, जो नए स्टूडेंट है वो प्लीज़ आप जो है वो विजिट कीजिए, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप जो एक बार विजिट कीजिएगा, ताकि आपके जो बेसिक हैं, और जो मैंने कुछ टेक्निक बताई हुई हैं आपको कि किस तरह से आपने टैकल करना होता है। जब मुहावरा आता है तो उसका शाब्दिक अर्थ ना लेके जो उसका विलक्षित अर्थ होता है, दूसरा जो अर्थ होता है उसको कैसे लेना है, वो चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप समझ रहे होंगे, आपको ये सारी चीज़ें जो है आसान लग रही होंगी।
आप कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपका कोई सजेशन होता है, मुझे आपने कुछ सजेस्ट करना है किसी चीज़ को, या कमेंट कर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई न्यू टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, राइट। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनवासे की चाल चलना का उपयुक्त अर्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, देन बी है बहुत सुस्त होना, देन सी है बहुत तेज होना, देन डी है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बहुत सुस्त होना। बहुत सुस्त होना को हम बोलते हैं जनवासे की चाल चलना, ठीक है। आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो जैसा कि मैंने संज्ञा में बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में बताया था कि जो राज्यपाल है, जैसे राज्यपाल लिखा हुआ है, तो इसका जो मतलब करेक्ट आंसर होगा ना, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जातिवाचक। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो एक विशेष जाति के बारे में बताता है हमें कि राज्यपाल। अगर आपको इसमें डाउट है अभी तो एक बार बेसिक वीडियो आप गो थ्रू कीजिएगा वहाँ से आपको डिटेल में पता चलेगा, राइट। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, नींद, रोग, सफाई, कौन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बहुत इजी ही ये क्वेश्चन है, आप एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि उससे हमें फीडबैक मिलता है। मैं बार बार वीडियो में डिस्कस करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को क्योंकि आपके कमेंट आते नहीं हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो हमें किस चीज़ से पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या आपके लिए जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। तो हमें इसी चीज़ से पता चलता है, कमेंट से। तो प्लीज़ आप एक बार अपनी राय दीजिएगा मुझे, आप फीडबैक में बताइएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का पुल्लिंग है, पुल्लिंग। अब देखो भेड़ क्या है, स्त्रीलिंग, तो इसका पुल्लिंग क्या है, भेड़ा, भेताज, भेद या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भेड़ा। क्या होगा, भेड़ा। और एक बार ये पूछा भी गया था, ये शायद ये आपका इंग्लिश में पूछा गया था, इसमें इंग्लिश में पूछा गया था। तो भेड़ा जो होता है ना उसको हम बोलते हैं राम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राम। और भेड़ को बोलते हैं हम शिप, जो कि आपको पता ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, राम बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश की उसमें जो है वो पूछा गया था कि भेड़ा, जैसे जो राम है मतलब राम दिया था एक, यहाँ वहाँ पे रामा दिया था, तो इसको राम बोलते हैं इसको हम, राइट। देन आज की वीडियो का लास्ट बट नॉट लिस्ट, सो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोलता है ऐसा कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए है अ, प, बी है ई, देन सी है च, ट, देन डी है ज, आ। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इसमें पुल्लिंग जो है वो वर्णमाला से पूछ लिया है। कहाँ से, वर्णमाला से पूछा गया आपसे कि वर्णमाला से बताओ कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ई और ई जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। देन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, उन सब से शेयर कीजिए, राइट। और कोई स्टूडेंट ऐसा जो तैयारी कर रहा है ताकि उनको भी हेल्प मिल सके उससे। और जितना हो सकता है आप सब्सक्राइब भी कीजिए, जो नए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे, तो आपको जैसे जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होंगी उनके ऊपर आपको जो है क्या होगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आप तक वो वीडियो पहुँचेगी, राइट। सो आई होप आपको ये सब जो भी मैंने आप क्वेश्चन लिए थे ये आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें जो है बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में आप कौन से नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो सब हमें आप बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।